सो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड तो यासीन के चैनल के लिए की थी, लेकिन मैंने कहा इस पॉडकास्ट को मैं अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ क्योंकि रेलेवेंट पॉडकास्ट है। रेलेवेंट क्वेश्चंस यासीन ने किए थे, तो मैंने कहा कि वो चीज़ें आप लोगों को भी पता चल जाएंगी अगर आप यासीन के चैनल पे नहीं जाके उसको देखते। यासीन का चैनल का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे और मल्टीपल टाइम्स हमने कोलैबोरेशन की हुई है। इंग्लिश चैनल भी है उनका और उर्दू चैनल भी है, उसके ऊपर दोनों अपने कंटेंट बनाता है वो। और कनाडा में रहते हैं वो। मुझसे वो पूछ रहे थे कि अगर किसी को कनाडा से मूव होना है दुबई, तो जॉब के पर्सपेक्टिव से वो किस तरह से आ सकता है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या आपकी जो लाइन होती है वो है, किस तरह की आप इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की आप फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीइंग अ वेस्टर्नर अगर अपना पासपोर्ट लेकर आते हैं दुबई। तो कुछ मिथ्स थी जो मैंने उसमें ब्रेक किए हैं, कोशिश की है कि ब्रेक हों। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो चीज़ें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की करने की कोशिश की थी। लिंक्डइन की बात की हमने। इसके अलावा हमने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ की भी बात की, फ्रीलांसिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ की बात की जो कि लोग मिस कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब को देख रहे होते हैं। तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसको दिमाग में रखना। और किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या-क्या सैलरीज़ इस वक़्त अवेलेबल हैं जो मिल सकती हैं। अपने होराइज़न को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अपने आप को बहुत सारे लोग होते हैं जो दुबई से एक स्पेसिफिक अमाउंट की सैलरी मिल रही होती है और उसको समझते हैं कि अच्छा चलो लेट्स से ये सैलरी मिल रही है, अगर मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी तो मैं आई आई वुड बी हैप्पी। फिर वो कनाडा वापस जाते हैं और फिर वापस जब आ रहे होते हैं तो वो अपनी जो अपर लिमिट की सैलरी है वो सोच के आ रहे होते हैं, जबकि उनकी वर्थ शायद उससे ज़्यादा हो या हो सकता है वो उससे कम हो। तो ये रियलिस्टिक जो अपनी एक्सपेक्टेशन होती है वो रखनी होती है। विदाउट फर्दर डू, पॉडकास्ट की तरफ से टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है तो कॉम्पिटिटिवनेस भी उसी हिसाब से है। उससे पहले तो डेफिनेटली आता था। पूरी दुनिया का जो ब्रांड बना है कनाडा, वो ऐसे ही नहीं बन गया। वो कनाडा तो बहुत बड़ा ब्रांड बना है ना, प्रो इमिग्रेशन कंट्री, लिबरल, और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी है। लेकिन मैंने कहा अब भाई देखो बात सुनो, किसी की लॉयल्टी अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी की नहीं होती है। हर सही किसी बात के है। लिए जो प्रेफ़रेंस है वो अपनी फैमिली सबसे पहले है। तो बिल्कुल। अगर किसी कंट्री में मूव होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो रोग हो जाए और आपकी इन्फ्लेशन 40 इयर्स हाई हो जाए, फिर आपके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगना शुरू हो जाएँ, तो ऑफ़ कोर्स हर कोई अपने लिए सोचेगा कि भाई शाइनेस खत्म करनी पड़ेगी और आपको आगे आना पड़ेगा। मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं हाँ, कहता हूँ भाई आज से काम करोगे ना साल लग जाएगा, लेकिन उस साल बिल्कुल, के अंदर तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखना कि वो कैसी होगी। टाइम ऐसा आ गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। मतलब पहले ये होता था कि लेट्स से नॉन साउथ एशियन पासपोर्ट है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलती थी और उसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे होते थे। जो कनाडा के इस वक्त हालात हैं तो उसके वाले से हर कोई परेशान है। इन्फ्लेशन की वजह से, हाउसिंग क्राइसिस की वजह से, फिर जो दूसरे सोशल इश्यूज़ यहाँ शुरू हो गए हैं, तो लोग रीच आउट करते हैं कि भाई क्या अब प्रोसेस है अगर किसी ने मूव करना है मिडल ईस्ट इन जनरल। गुड, ऑलवेज गुड टू कोलैबोरेट। और उसी से जो है ना मैंने देखा है कि यार हमारे ग्रोथ भी जो है ना उसी तरह से आती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है लोगों की और सब्सक्राइबर्स की। तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। मैंने जो कमेंट्स देखता हूँ तो लोग इसमें कॉन्ट्रारियन व्यूज़ भी आते हैं, मिलते हैं, हमें भी पता चलता है नई चीज़ें, क्योंकि लर्निंग तो एक कांस्टेंट प्रोग्रेस है। उसके अंदर आपको रोज़, हम जिस डोमेन में अब आ गए हैं तो मुझे तो यार रोज़ाना की बेसिस पे नई नई चीज़ें पता चल रही होती हैं। तो जो अभी हम पॉडकास्ट करेंगे, जो बातें करेंगे, वो उसके अंदर भी डेफिनेटली कमेंट्स में भी आएंगे और उन कमेंट्स की बेसिस के ऊपर अपनी फर्दर रिसर्च होगी, लर्निंग होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। ऐसा ही है। और अभी रिसेंटली हुआ ये है कि काफ़ी लोग मुझे भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है मेरे चैनल पे, जो कि पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या प्रोसेस है अगर हमने मूव करना है कनाडा से या यूएस से। टिपिकली कनाडा से मेरी ज़्यादा ऑडियंस कनाडा की है, तो जो कनाडा के इस वक्त हालात हैं तो उसके वाले से हर कोई परेशान है। इन्फ्लेशन की वजह से, हाउसिंग क्राइसिस की वजह से, फिर जो दूसरे सोशल इश्यूज़ यहाँ शुरू हो गए हैं, तो लोग रीच आउट करते हैं कि भाई क्या अब प्रोसेस है अगर किसी ने मूव करना है मिडल ईस्ट इन जनरल। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि मिडल ईस्ट इन जनरल। पहले तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त वहाँ पे, और फिर हम थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगे दुबई के हवाले से कि अगर किसी ने दुबई मूव करना है तो क्या तरीका है जॉब सर्च करने का। क्योंकि टिपिकली होता है कि लोग ऑनलाइन जॉब अप्लाई अप्लाई करते हैं लिंक्डइन के थ्रू या जॉब पोर्टल्स पे, तो वो उस पर कोई सक्सेस मिलती नहीं है। तो उस हवाले से हम थोड़ा सा गाइडेंस देंगे अपनी ऑडियंस को कि वो क्या ऐसी टिप्स हैं जिसको हम फॉलो करके जॉब इंटरव्यू लैंड कर सकते हैं, और फिर किन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। हम्म। तो यार फॉर योर ऑडियंस, अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई 15 साल से हूँ यूएई के अंदर। और मैं एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी के अंदर काम करता हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं ओवर द लास्ट 15 ईयर्स ऊपर नीचे होते हुए दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई एक ट्रांजिएंट इकोनॉमी कह सकते हैं एक्सपैट्स के लिए, क्योंकि सब लोग परमानेंसी का सोच के नहीं आते। लेकिन कोविड के बाद से मैंने देखा है कि काफ़ी माइंडसेट्स चेंज हुए हैं और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या
जो लोग फ्रीलांसिंग काम कर रहे थे या अपने ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा हर दूसरे महीने जो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसमें एक न्यूज़ आती है कि भाई बबल है। तो वो वही बात है, बबल कह सकते हैं। कभी कोई सिनेरियो बन जाता है दुनिया में, कभी कोई दूसरा सिनेरियो बन जाता है जिसकी वजह से दुबई बेनिफिट कर रहा होता है। प्लस ये कि जो कोविड के बाद से हुआ है, कोविड के बाद से बहुत सारे लोग मूव किया है यहाँ पर, वीज़ा रिजीम्स चेंज हुई हैं, उस पर भी बात करते हैं अभी। जो रिसेंटली भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से लोगों में एक अर्ज होती है कि यार हम यहाँ मूव कर जाते हैं। एक आपको ओनरशिप मिल जाती है, क्योंकि किसी को 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है तो उसको पता होता है कि यार चलो 10 साल के लिए तो मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पर रह ही रहा हूँ। ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो जो एक्सपेंसेस हैं वो आइदर मेरी जॉब कवर कर रही होगी या मेरा बिजनेस कवर कर रहा होगा। तो इस वजह से ओनरशिप मिल जाता। पहले ये नहीं था। इवन इस वक्त भी मिडल हाँ। ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, दूसरे कंट्रीज़ में, ओमान ने अभी कुछ खोलना शुरू किया है, बहरीन ने खोलना शुरू किया है, इवन सऊदी खुल रहा है, लेकिन अभी उस लेवल का सऊदी नहीं खुला है। इसी तरह से कुवैत, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से उसके अंदर है। कतर भी, उनको ज़रूरत नहीं है इस तरह से खोलने की। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं, ओमान, यूएई और सऊदी और बहरीन, इन कंट्रीज़ ने काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ों को खोला खोला है। सऊदी भी इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जब आपको एज एन एक्सपर्ट ओनरशिप मिलती है कि यार हाँ, मेरे पास एटलीस्ट 10 साल का वीज़ा है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, आना जाना कर सकता हूँ, इवन मुझे छोड़ के जाना भी हो तो मेरा बैंक अकाउंट चलते रहेंगे, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग किसी के लिए भी। इवन हाँ। पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए जो साउथ एशिया में रहते हैं, उनके लिए यूएई का बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ उनके लिए, बल्कि जो लोग इवन वेस्ट में रहते हैं, इतना आसान नहीं होता किसी ऐसे मुल्क का अकाउंट खोलना जिसके अंदर आप रह ना रहे हो। तो और ये बिल्कुल। बड़ा वैल्यूबल बनता है। तो ये चीज़ें सारी हैं जिसकी वजह से लोग मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से ऑफ कोर्स इकोनॉमी मूव करती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मूव कर रही होती है, जॉब्स क्रिएट हो रही होती हैं। तो उसमें आपको अपनी जगह बनाने के लिए अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। मतलब पहले ये होता था कि आपके पास लेट्स से नॉन साउथ एशियन पासपोर्ट है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलती थी और उसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे होते थे। लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मैं अपने खुद जानने वालों में जानता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट ओनली द पासपोर्ट थिंग। पासपोर्ट बेनिफिट करता है आपको, लेकिन पासपोर्ट आपको कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। लेट्स से आपकी ट्रैवलिंग की जॉब आ रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि उसके अंदर आपको पासपोर्ट ऐसा चाहिए जिसमें आपको वीज़ा के चक्कर ना हो। ऑल्दो कि उसके हम्म। अंदर भी अगर आपकी स्किल सेट ऐसा है तो कंपनी जो है वो कर सकती है कुछ ना कुछ। तो इसलिए पासपोर्ट इज़ वन थिंग, लेकिन उसके अलावा, उससे बियॉन्ड आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल सेट्स कैसे हैं। तो स्किल सेट्स यहाँ पर जो बिल्कुल। चल रहा है आजकल वो एआई। तो मेरे ख्याल से किसी ज़माने में जैसे आईटी का बूम था, वो एआई का बूम इस वक्त है। और दुबई की अच्छी बात यह है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, इवन क्रिप्टो जैसी चीज़ जो आई थी, उसको फ़ौरन एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि लोगों को टैलेंट भी जो है दुनिया भर से अट्रैक्ट कर सकें। तो फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान या लेट्स से इवन इंडिया के अंदर काम कर रहा है, उसने एआई पे उस तरह से काम नहीं किया हुआ जिस तरह से किसी ने कनाडा में, यूएस में रहते हुए या यूके में रहते हुए किसी अच्छी कंपनी के अंदर किसी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है एआई रिलेटेड, उसको फ़ायदा सिर्फ इसलिए होगा कि उसने एक स्पेसिफिक नीश में एक काम कर लिया है। तो अब वो अगर अप्लाई करता है तो यहाँ पर उसको बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, हम्म। अब हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो है, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं कि आप नेटवर्किंग का, मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो कोई वे ही नहीं है। अगर कोई नेटवर्क में आपका बनता है, कोई बंदा यहाँ पर, उसके थ्रू अगर आपको पता है कि ये बंदा यहाँ काम कर रहा है, मेरी लोकेशन, मतलब मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मेरा एक लेट से स्किल सेट मैच कर रहा है उस जॉब के लिए, और वहाँ कोई बंदा भी काम कर रहा है आपका, तो फिर तो नथिंग लाइक इट। आप वहाँ पर उस रिसोर्स के थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत कॉमन है, लिंक्डइन के थ्रू आपको करना चाहिए। लिंक्डइन पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, इंटरनली भी हम लोग बात करते रहते हैं कैसे करना है उसको, उस पर भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे। एक चीज़ जो मैं अभी एक नुमान होते हैं जो लिंक्डइन के ऊपर मुझे मिले थे, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी। उस पॉडकास्ट का लिंक मैं, अगर मेरी कोई चैनल देख रहा है तो देख सकता है मेरे चैनल के ऊपर भी। उस पे उसने बताया था कि वो नॉर्वे में इस वक्त काम कर रहा है, वो दुबई से नॉर्वे मूव हुआ था। उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने बोला था कि आजकल के ज़माने में लोग लिंक्डइन देख रहे होते हैं, लोग पर्सनल नेटवर्क देख रहे होते हैं, लोग जॉब पोर्टल्स देख रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ मिस कर रहे हैं लोग, वो, और उसको उसी से नॉर्वे में भी जॉब मिली थी, उस एक ही टाइम पे उसको आयरलैंड में जॉब मिली थी, उसको यूके में जॉब मिली थी, उसको नॉर्वे में जॉब मिली थी, और वो एक ही तरीका था। उसने कहा था कि यार मैं हर कंपनी के इन इन तरीकों से तो काम कर रहा था, मैं लिंक्डइन पे भी अप्लाई करता था,
मैं जॉब पोर्टल्स पे भी करता था, लेकिन मैं जिस कंपनी ने जॉब पोस्ट की हुई है उसकी जो जॉब की वेबसाइट है उसके ऊपर भी अप्लाई करता था। और ये एक पुराना ज़माना तरीका है जो लोग अब भूल चुके हैं। मतलब अब इतना बड़ा हुँ, आपके पास सीवी मौजूद है, आप सीवी सेंड कर सकते हैं, या आप किसी जॉब पोर्टल पे अपना अपना प्रोफाइल क्रिएट की हुई है उस पर कर सकते हैं। यह एक और चीज़ है कि आपने उस कंपनी के स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड जो पोर्टल है उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, और ये मुश्किल काम है क्योंकि हुँ, आपको लेट से इसमें 10 टाइम लगता कंपनीज है। में अप्लाई करना है। इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन हुँ, उसने कहा यार मैंने इस पे टाइम स्पेंड किया था, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि वो एक बड़ा पर्सनलाइज किस्म का सिस्टम होता है। अगर वाकई किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी है उस कंपनी के अंदर और हुँ, वहाँ की एचआर भी एक्टिव है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपको करना है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि इसमें बहुत टाइम लगता होगा। मेरे पास बहुत टाइम इतना लगता है। स्टेमिना नहीं है कि आप एग्ज़ैक्टली, एक और मैं अगर एक अपनी बात करूँ तो हाँ मैं भी खुद अगर जब जॉब अप्लाई करता हूँ तो जहाँ कुछ जॉब्स पे ना लिंक्डइन पे लिखा होता है कि अप्लाई विद इन लिंक्डइन। तो आप हाँ जो ईज़ी अप्लाई कहते हैं उसको ना, तो आप बस उसमें एक क्लिक करें और आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई हो जाता है आपका। हम्म लेकिन ज़्यादातर जॉब ऐसी होती हैं जिसमें आपको रीडायरेक्ट करके वो कंपनी की जॉब वेबसाइट पे लेके पोर्टल पे जाता है, हाँ वहाँ आप अपनी प्रोफाइल बनाएँ, हाँ डिटेल्स लिखें और उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं। तो टिपिकली नेचुरली मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है। कम से हाँ कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप जाके किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट खोलें, उसकी उसकी डिटेल्स फिल अप करें, फिर सीवी अपलोड करें। तो हम्म 20 मिनट एक एप्लीकेशन पे लगता है। तो हम्म मैं भी यही करता हूँ, मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर हम्म किसी ने इसके ज़रिए सक्सेस की तो फिर इसका मतलब वो काम अभी भी नहीं, ये चल होता रहा है। है। मैं भी आई वाज हुँ, सरप्राइज्ड उस बात पर। उसने और वो दुबई की बात नहीं कर रहा था। आई एम श्योर दुबई के लिए भी वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑफ कोर्स हम लोग ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं करते। लेकिन हुँ, मेरे ख्याल से अगर आपको कोई जंप लेनी है तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है उसके लिए। आप फिर आपको, अगर आप कितने करेंगे, आप 20 जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, 20 जॉब्स के लिए आपको हर जॉब के लिए 20 मिनट लग रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप अगर उस तरह से क्वांटिफाई करें इसको तो हुँ, कितना टाइम लग जाएगा? 400 मिनट लग जाएंगे, 600 मिनट लग जाएंगे, तो उसको उसी तरह से 10 घंटे 20 घंटे लग जाएंगे, एक दिन लग जाएगा। हुँ, अगर आप उसको करें तो एक महीने के अंदर आप बहुत सारी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और आई एम श्योर अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो आई एम 100% श्योर कोई ना कोई आपको एटलीस्ट हुँ, क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी या कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हाँ, चीज़ एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स लिंक्डइन तो एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग ज़्यादातर लोग फायर फाइटिंग के लिए लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं, जो मैं देखता हूँ। जब जॉब ख़त्म होने लगती है या किसी प्रॉब्लम में आते हैं उस टाइम पर लिंक्डइन में जॉब सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे हुँ, ख्याल से जॉब को हमने लिंक्डइन को देख लिया कि लिंक्डइन इटसेल्फ एक बड़ा डायनामिक किस्म का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको एंगेज रखना पड़ता है, लोगों को एंगेज रहना पड़ता है। और जिन लोगों को आपको पता है कि फ्यूचर आपके उनके थ्रू जॉब मिल सकती है, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करना है। मैं नहीं कह रहा कि स्पैम करना शुरू करना है, लेकिन एक हुँ, अच्छी तरह के साथ तरीके से एंगेज करना शुरू करना है। मैं खुद देखता हूँ बहुत सारे लोग मुझको जो डीएम्स करते हैं, वो अगर तरीके से डीएम्स ना करें तो फिर मैं शायद उनके डीएम्स को ना देख पाऊँ क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन अगर वो मुझे पहले कमेंट्स के अंदर एंगेज कर लेंगे, मुझे पता होगा अच्छा इस बंदे ने इस तरह से काम किया हुआ है। अगर किसी को मुझसे पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट करनी है तो वो मैं देखूंगा उसने अच्छा 2-3 दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट कर ली है, रिक्वेस्ट तो नहीं की, मतलब मुझसे इंटरेक्ट कर लिया है, और मुझसे उसने कुछ चीज़ें ऐसी मुझे वैल्यू प्रोवाइड की है कि मुझे लग रहा है कि ये बंदा अच्छा है और ख़ुद हुँ, ईगर है आने के लिए। फिर वो डीएम में आता है तो फिर मुझे समझ में आ रही होती है। लेकिन अगर कोई डीएम में डायरेक्ट आता है तो वो फिर वो बात उस तरह से बनती हाँ, नहीं है। ये तो तो है। इसलिए जो है वो लिंक्डइन को सही से यूज़ करना, मैंने भी मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाई हुई हैं। हमाद भाई के साथ हमने पॉडकास्ट भी की थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह से बताया था कि लिंक्डइन आप फायर फाइटिंग के टाइम पे यूज़ ना करें, आप हर हुँ, वक्त यूज़ करना स्टार्ट कर दें उसको। और बेस्ट टाइम यही है कि आप जब आप फ्री हों और जब आपके पास टेंशन ना हो कि आपको जॉब सर्च करनी है, उस टाइम पर आप लिंक्डइन स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि हुँ, हार्डली आपके कोई 10-15-20 मिनट आपके लगेंगे दिन के। लेकिन आपको उसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड होगी वो बहुत बिल्कुल। एक काम की चीज़ होगी। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं, और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बिल्कुल। वीडियो। अहमद भाई से मैंने एक और पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे करनी थी, वो आज पोस्टपोन हो गई, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसमें हमने यही बात करनी है कि भाई लिंक्डइन जो है ना, वो अब एक तरह का आपका प्रोफेशनल स्टेज है। यानी कि आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। हम्म। तो अगर आप उसमें कोई अपडेट ही नहीं कर रहे, कोई पोस्ट ही नहीं डाल रहे, वो बिल्कुल स्टैटिक 5 साल पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है, तो नोबडी हम्म। नोज़ व्हाट यू आर डूइंग। अगर हम्म। आपने जॉब लिखी भी है लेकिन किसी को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली उसको अपडेट कर रहे हैं, उसमें कोई पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें कोई न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं, तो फिर लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये बंदा ये काम कर रहा है। तो खुद ब अच्छा, खुद जो मैंने है हाँ लोगों की नज़र में प्रोफाइल बनना शुरू हो जाती है। हाँ, मैंने एक ऐसी कोई टेस्ट केस बताया था हमाद भाई को। मेरे जहन में आ रहा था कि हाँ, कोई कैनेडियन एक प्रोग्राम है इमिग्रेशन का जिसके अंदर वो आपका स्टार्टअप वीज़ा था मेरे ख्याल से, जिसके अंदर आप मल्टीपल लोग एक साथ जो है ना अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप के लिए। तो उसके अंदर कुछ कंसल्टेंट्स थे जो कि वो अप्लाई करवा रहे थे लोगों का। तो मेरे जानने वाला था एक बंदा, उसने अप्लाई किया। तो मैंने उसको ये पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि जो 5 लोग हैं इस वक्त, तुम लोग ये काम जो कर रहे हो 2 नंबर कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि ये जो 5 लोग हैं, अब स्टार्टअप जब बंदा कर रहा होता है ना, तो उसकी प्रोफाइल चीख चीख के बोल रही होती है कि मैं स्टार्टअप में आ गया हूँ। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जो बंदा खुद दिखाना चाहता है कि मेरी ये कंपनी है, हुँ। मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये देख लो ये मैं जो काम कर रहा हूँ। अब तुम 5 लोग अपनी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, कोई सऊदीया में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें एज अ ग्रुप अप्लाई करना था। तो मैं ये पूछ रहा था उससे कि मुझे नहीं पता कंसल्टेंट ने कितना उनको समझाया था, लेकिन आई एम श्योर इमिग्रेशन ऑफिसर्स, ये बात मैं कर रहा था हमाद भाई को, फिर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया था उस पर। तो हुँ। इमिग्रेशन ऑफिसर आई एम श्योर आपकी इस लेवल पे जाके देखेगा कि आपकी लिंक्ड, आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई करें तो आपकी ये जो 5 का ग्रुप है, चलो कोई एक बंदा हो सकता है वो ना डालना चाह रहा हो अपना स्टार्टअप अपनी लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि उसका कोई कंपनी का कोई प्रॉब्लम हो और वो ना चाह रहा हो कि हाँ, वो क्लियरली नजर आए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेकिन ये इंटरेस्ट हो 5 सकता के है। 5 बंदे हैं, कहीं ना कुछ नजर आएगा ना उस स्टार्टअप का, या उस हुँ। कंपनी का कहीं ना कहीं लिंक्डइन कोई प्रोफाइल होगी। अगर इस तरह की कोई प्रोफाइलिंग नहीं होगी तो वो तो इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम हो गई। तो उस पे हुँ। उन्होंने कहा था कि उनको कोई रीच आउट किया था किसी श्रीलंकन क्लाइंट ने, और उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये जो बंदा है इसका हमें वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो उनको हायर इसलिए किया था कि उस बंदे की प्रोफाइल क्रिएट करें और 1 महीने 2 महीने के अंदर इस लेवल पे लेकर आएँ कि वो लगे कि हाँ यार कोई चीज़ चल रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है उस प्रोफाइल के ऊपर। तो वो भी हुँ। इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था। तो यहाँ तो खैर हुँ। हम बात करें कि दुबई कोई आ रहा है तो दुबई के लिए तो ऑफकोर्स वो लिंक्डइन पे आजकल सब कुछ है, मतलब हर बंदा लिंक्डइन के ऊपर है, सीईओ से हुँ। लेकर छोटे से छोटे लेवल पे। वो अलग बात है कि सीईओ शायद इतना ज़्यादा इंटरेक्ट ना कर रहा हो, एक्टिव लेकिन ना हो। हुँ। एक्टिव ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो सीईओज भी पर्सनल ब्रांडिंग को समझने लगे हैं, और बड़े बड़े हाँ, नाम हैं जो कि वो लोग भी जो है लिंक्डइन क्या इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सोशल बिल्कुल। मीडिया तो आपको लाजमी करना है, भले आप कोई वीडियो बना रहे हो ना बना रहे हो, ऑडियो करें या ना करें, आप टेक्स्ट लिखें उसके अंदर अपने एक और मैं एग्जांपल दे रहा था अपने मैनेजर को, क्योंकि मेरे मैनेजर से मेरी बात हो रही थी, मेरा एक आर्टिकल आया था इंटरव्यू, तो उसने मेरा एक तरह से इंटरव्यू कर लिया था कि ये चल क्या रहा है। तो मैं भी नहीं खुलना चाह रहा था उसके सामने, लेकिन जब उसने बात करना शुरू की तो वो मुझे लग रहा था कि इंटरेस्टेड था उसके अंदर बातों में। तो मैंने उसको हुँ। बताया कि यार मैं तो काम जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सेपरेट फ्रॉम माय ओन वर्क डोमेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जो नुमान की बात की थी मैंने, ये पीएलसीज, ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस तरह की काम करता है, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर था वो। बल्कि उसकी भी बड़ी एक इंडिविजुअल किस्म की स्टोरी थी कि पीएलसीज, ऑटोमेशन, उससे वो गया था साइबर सिक्योरिटी में। तो मैंने कहा यार ये तो हुँ। बड़ा ट्रांजिशन है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो कह रहा था हुँ। यार जब कोविड के बाद से जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उसके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो गए थे, ये जो कि लोग पहले फोर्सी कर ही नहीं रहे थे कि ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपकी हाँ। इंडस्ट्रीज के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाए। कोविड के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था। तो मेरा क्योंकि ऑटोमेशन में भी था और थोड़ा सा मेरा साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड था जो पहले मैं कर रहा था, वो दोनों कंबाइन होकर मुझे जो है ना एक इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो हुँ। ये बंदा जो अपनी लिंक्डइन के ऊपर काम करता है, ये सारा का सारा इसी से रिलेटेड पोस्ट कर रहा होता है। इनफैक्ट इसका एक चैनल भी है जो कि 80,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, और वो भी इसी डोमेन के अंदर बातें करता है। कोर्सेज भी डेवलप किए हुए हैं इसने। इसी हुँ। तरह से मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो यमनी है और यमन में काम करता है, और आई थिंक हार्डली 25 ईयर्स का होगा। वो टेलीकॉम डोमेन से है। मुझे एकदम से उसकी लिंक्डइन की पोस्ट नज़र आ गई थी। उसकी पोस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंगेजमेंट होती है। अब यमन एक वॉर टॉर्न कंट्री है,
जो जिसका अभी कोई हाल नहीं है, लेकिन उसमें एक हम्म बंदा बैठकर 5G की बातें कर रहा है और उस पे अपना अपना खुद का कंटेंट डाल रहा है, खुद की ग्राफिक्स बनाता है वो। तो इतना काम कर रहा है। अब आई एम 100% श्योर अगर वो अप्लाई करता है जॉब्स के लिए, इवन वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में अप्लाई करता है, तो उसको वो हाथों हाथ ले सकते हैं, क्योंकि उसका हम्म एक लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुका है। तो अगर ये मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें भी दे दूंगा, तुम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देना इन लोगों के लिंक्डइन अकाउंट, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो पर्सनल हम्म, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। इवन दुबई के अंदर यहाँ पर भी जो लोग मुझे नज़र आते हैं, आपको हर तरह के लोग लिंक्डइन पे नजर आएंगे। हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई होगा, एचआर से लेकर फाइनेंस से लेकर आपकी जो अपनी डोमेन है उसके अंदर, खासतौर पे हम्म एआई के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई काम कर रहा है, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन पॉइंट यही है कि आप अगर इसको किसी को कोल्ड कॉलिंग शुरू कर देंगे ना, तो वो बात सही नहीं रहेगी। वो तो फिर कोई भी इंटरेक्शन शुरू पसंद से नहीं करना करता। है। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तुम्हें शायद पहले बताया था कि सिस्को में एक एक सेल्स इंजीनियर है, यंग सी लड़की है, मतलब मेरे ख्याल में शायद 27-28 ईयर्स की होगी। तो उसको भी पर्सनल ब्रांडिंग का काफ़ी शौक था, तो उसने अपनी लिंक्डइन पे टिकटॉक पे अपनी जॉब के हवाले से ही जो सिस्को की प्रोडक्ट्स होती हैं उस पे उसने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू की। हम्म। और अब वो इतनी उसकी प्रोफाइल बढ़ चुकी है कि सिस्को की हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, सिस्को लाइव, जो कस्टमर फेसिंग कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें कस्टमर्स आते हैं, पार्टनर्स आते हैं, और काफ़ी बड़ा इवेंट होता है लास वेगस में। तो सिस्को ने फिर उसको इनवाइट किया पर्सनल ब्रांडिंग पे बात करने के लिए, यानी कि उसका एक एक सेशन था जिसमें उसने जो सिस्को के इंजीनियर्स थे उनके सामने उसने पूरी प्रेजेंटेशन दी कि ये पर्सनल ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, और फिर उसने अपनी जर्नी बताई पूरी कि किस तरह उसने अपना पर्सनल ब्रांडिंग का जो है पूरा प्रोसेस शुरू किया। तो दैट्स अ ह्यूज शाउट आउट फॉर एनीबॉडी। लाइक अगर सिस्को जैसी कंपनी अगर आपको बुला रही है कि भाई तुम आके इवेंट पे जो कि साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है उस पर आके अपनी स्पीच दो, दैट्स अ हम्म। ह्यूज शाउट आउट फ्रॉम अ बिल्कुल। पर्सनल ब्रांडिंग परस्पेक्टिव। तो वाकई में जो मतलब जो आप करते हैं तो आपको आपको फिर उसकी अप्रिसिएशन मिलती है। हाँ, मिलती है, बिल्कुल। और उसमें मैं बताऊँ, जब ये मेरा आर्टिकल आया था, इंटरव्यू आया था नेशनल के अंदर, तो उस टाइम पर पूरा ऑफिस जो है वो एक तरह से मुझे देख रहा था कि ये चल क्या रहा है। मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं पहले। भी इंटरेस्टेड था कि उसका जो पोस्ट इफेक्ट है वो क्या होगा, वो मुझे सुनना यार वो था। बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ था उसके अंदर। इवन मेरे वीपीज ने आकर मुझको कहा था कि यार वी सीन योर आर्टिकल और दैट इज़ वेरी गुड। मतलब सामने तो किसी ने भी मुझको ये नहीं बोला कि गलत किया तुमने, ये क्या कर रहे हो हाँ तुम, ये क्या करो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स मैं जो काम कर रहा हूँ तो उसको अब लोगों को क्वांटम समझ में आ रहा है कि यार अच्छा इसका ये क्वांटम है और इसके अंदर इस तरह से सिनेरियो बन सकता है। तो फिर इसी बात पर मेरा मैनेजर काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था कि यार तुम ये कर क्या रहे हो और किस तरह से होता है। फिर मैंने उसको इतनी एग्जांपल दी। उसका मतलब वही बात है ना, लोगों को सोशल मीडिया की पावर का नहीं पता। मैंने उसको हाँ अली अब्दाल की एग्जांपल दी, मैंने उसको मिस एक्सेल की एग्जांपल दी। मैंने कहा तुम देखो, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस भेज रहे होते हो, इंस्टाग्राम की जो वीडियोस भेज रहे होते हो एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो मेरा अच्छा मैनेजर है, वो लोकल है, वो अक्सर भेज रहा होता है ना इस तरह की चीज़ें, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो मैं कह रहा था हाँ तुम्हें पता है ये बंदी जिसकी तुमने मुझे वीडियोस भेजते रहते हो, पिछले 1 साल से तुम मुझे शेयर करते हो, ये बंदी $2 मिलियन सिर्फ अपने कोर्सेज से बनाती है एक्सेल के। कैन यू इमेजिन हम्म दैट? तो उसका आंखें हम्म खुली रह गई थी। कहता आर यू श्योर? मैंने कहा मैं तुम्हें इसके आर्टिकल्स भेजता हूँ जो इसकी रिकग्निशन में लोगों ने लिखे हम्म हुए हैं, इंटरव्यूज़ किए हुए हैं इसके। प्लस ये कि फिर हमने अली अब्दाल की इसकी एज यूजुअल जो हमारा एक पुराना मतलब क्लाउड मेंटोर है, उसकी मैंने बताया कि भाई वो £60,000 की जॉब छोड़कर ऑलमोस्ट 2 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन पाउंड के करीब का उसका रेवेन्यू बन गया है लास्ट ईयर। हम्म 60,000 पाउंड की उसने डॉक्टर की जॉब थी, जो मेडिकल डॉक्टर था वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो छोड़कर। तो लोग अपने इसके अंदर ट्रांजिशन करते हैं और कुछ लोग ट्रांजिशन नहीं करते, लेकिन अपनी ही डोमेन के अंदर रहते हुए, जैसे मैंने एग्जांपल दी नुमान की और वो जो यमनी बंदा हम्म था उसकी, अपनी ही डोमेन में रहकर बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी डोमेन में फाइनेंस के होंगे तो फाइनेंस की बात करते हैं। इनफैक्ट मेरी अभी पॉडकास्ट हुई है एक साहब से, वो सऊदी में होते हैं, वो ICMA से, आई थिंक ही इज़ नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वो हैं वो फाइनेंस के, और जैन KSA में डायरेक्टर हैं फाइनेंस के। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी जितनी भी, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी बाय द वे। वो फाइनेंस प्रोफेशनल है, लेकिन एक टाइम पर आके सऊदीया में उनकी जॉब कोविड के टाइम पे चली गई थी, और एक टाइम ऐसा था कि वो उनके पास ऑलमोस्ट पैसे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा यार आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, आपको तो पता होना चाहिए। इसका मतलब वही बात हो गई ना कि जो जो लोग MBAs हाँ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके पर्सनल फाइनेंसेस उनके हाथ में नहीं होते, वो अजीब चल रहे हम्म होते हैं। तो कहते हैं बिल्कुल सही बात है यार, ये चीज़ जो फाइनेंस, घर की फाइनेंस होती है और जो हम ऑफिस में कर रहे होते हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अंदर लोग बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं। और मैंने हाँ बेवकूफ़ी ये की थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और मैं बिल्कुल टाइड अप था। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जॉब चली जाएगी, और वहाँ हम्म कोविड हो गया और मेरे पास वाकई कुछ नहीं बच रहा था उस टाइम पर। तो फिर कह रहे थे कि मेरे पास टाइम था, मुझे एक कंपनी ने मुझे एटलीस्ट वीज़ा दे दिया था
पैसे नहीं दे रहे थे वो। तो उस टाइम पर मैंने फिर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया लिंक्डइन के ऊपर। तो जो मुझे इंटरेस्टिंगली मैंने उनसे क्वेश्चन ये किया था कि आप जो कंटेंट बनाते हैं लिंक्डइन के ऊपर, आपका कंटेंट एग्जैक्टली वही डोमेन में बना रहे हैं जो आपकी डोमेन है, यानी कि फाइनेंस की, तो उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता आपकी कंपनी के थ्रू? तो कहते हैं यार बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं इस कंटेंट को अपनी जॉब से पहले से बना रहा था और मेरे बॉसेस ने ये देखकर ही मुझे हायर किया। तो हम्म आपके कंटेंट की बेसिस के ऊपर ही हायरिंग हो रही होती है बहुत सारी जगहों पर, अगर आपका रेलेवेंट कंटेंट है आपकी जॉब से हम्म, रिलेटेड। तो इट इज़ बिल्कुल। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब मेरे पास तो इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अब आ गई हैं कि सोशल मीडिया पे आपको हर सूरत में शाइनेस ख़त्म करनी पड़ेगी और आपको आगे आना पड़ेगा। मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं हाँ, कहता हूँ भाई आज से काम करोगे ना साल लग जाएगा, लेकिन उस साल बिल्कुल। के अंदर तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखना कि वो कैसी होगी। वो कंप्लीटली डिफरेंट किस्म का तुम बंदे बन जाओगे अगर तुम वीडियोस पे ना भी आओ। हालांकि वीडियो इज समथिंग हाँ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अगर वीडियोस पे नहीं भी आते हो तो हमने ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल आर्टिकल लिख से सकते आपकी हैं, काफ़ी कुछ भी कर एंगेजमेंट हो सकते सकती हैं। है। राइट। तो बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से जो पर्सनल ब्रांडिंग का एस्पेक्ट है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आप दुबई के आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन दुबई का ऑफ कोर्स फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यहाँ पर। जो हुँ, कनाडा की सिचुएशन है, बल्कि अब मैं पहले सोच रहा था कि इस वीडियो का टाइटल हम रख सकते हैं कुछ रिलेटेड टू जॉब हंट कनाडा। इन दुबई, लेकिन अब हम कनाडा दोबारा से रख देंगे। फिर लोगों की गालियाँ सुनने को मिलेंगी टाइटल की बेसिस के हाँ। ऊपर, लेकिन खैर कर अच्छा, मुझे सकते भी हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था जो मैंने बेरोज़ के साथ पॉडकास्ट की थी कनाडा के हवाले से कि किस तरह कैनेडियंस जो हैं वो यूएस मूव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कनाडा सिचुएशन। तो उस पर मुझे एक रिसेंट कमेंट आया था किसी लोकल गोरे का ही लग रहा था मुझे, कि वो कह रहा है कि वो बेसिकली कह रहा था कि तुम इमिग्रेंट जो है तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है कनाडा के साथ और तुम इस हम्म, तरह की बातें कर रहे हो, तुम लोग यहाँ आते हो बेनिफिट लेने के लिए। मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, किसी की लॉयल्टी अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी की नहीं होती है। हर सही किसी बात के है। लिए जो प्रेफरेंस है वो अपनी फैमिली सबसे पहले है। तो बिल्कुल। अगर किसी कंट्री में मूव होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो रोग हो जाए और आपकी इन्फ्लेशन 40 ईयर्स हाई हो जाए, फिर आपके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगना शुरू हो जाए, तो ऑफ कोर्स हर कोई अपने लिए सोचेगा कि भाई मैंने अपने 5 साल में अब क्या करना है, अपनी फैमिली को हम्म। कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपना फाइनेंस कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसमें लॉयल्टी जो है ना वो साइड में चली जाती है अगर आपके फाइनेंसेस जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाएँ। हाँ एग्जैक्टली। तो तो इ लोग असल में जज़्बाती हो यार जाते हैं लोग तो जो कि पाकिस्तान के बारे में भी ये इमिग्रेंट भी बोल हैं। रहे होते हैं ना, तो मतलब मैं अक्सर ये हाँ, जो हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान से मूव करने की, इमिग्रेशन की। यार आजकल डिजिटल नोमैड वाली सिचुएशन है, मतलब आप कहीं पे बैठ के काम करें, आपको आप हुँ, ठीक है वी आर पाकिस्तानीज, या कोई कैनेडियन है तो कैनेडियन है, तो कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कोई जो लोग रह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या कोई उसके हुँ, अगेंस्ट हम कोई लेट से हमने कोई वेपन्स तो नहीं उठा लिए ना किसी मुल्क के हाँ, अगेंस्ट। हम कुछ कह रहे हैं तो किसी बेसिस पे कह रहे हैं, और अगर वो गलत बात है तो आप उसको प्रूव कर दें, आप उसका काउंटर लेकर आ जाएं। मैंने इनफैक्ट अभी तक पॉजिटिव कंटेंट आते हुए नहीं देखा। कुछ होते हैं, कुछ बातें कर देते हैं, पॉजिटिव कंटेंट आते हुए मैंने एटलीस्ट कनाडा की तरफ से नहीं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में। उससे पहले तो डेफिनेटली आता था। पूरी दुनिया का जो हुँ, ब्रांड बना है कनाडा वो ऐसे ही नहीं बन गया। वो कनाडा तो बहुत बड़ा ब्रांड बना है ना, प्रो इमिग्रेशन कंट्री, लिबरल, और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो हो रहा है, अगर ये कोर्स सही नहीं होता है तो फिर वो डाउन द हिल जाएगा, और फिर उसी तरह का कंटेंट आएंगे तो लोग फिर बैठ के। बल्कि मैं आज एक एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसको बोला था यार कनाडा इतना बुरा तो नहीं है, वो कैनेडियन ही है। तो क्या था, कनाडा हुँ, इतना बुरा तो नहीं है, तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में भी ये मसले हैं, यूके में भी ये मसले हैं, यूएस में भी मसले हैं। मैंने कहा चलो यूएस को साइड में कर देते हैं, यूएस तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ उसको। लेकिन तुम ऑस्ट्रेलिया और लेट्स से यूके की बात कर दो, तो इन दोनों कंट्रीज़ ने, इवन यूरोप ने भी, इन सब इस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर ने अपार्ट फ्रॉम कनाडा, उसने इमिग्रेशन पे एक कर्व किया हुआ है। अभी आप देख लें, आप यूके ऐसे नहीं जा सकते, आप ऑस्ट्रेलिया देखें हुँ, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यूरोप देखें ऐसे नहीं जा सकते, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई वर्क परमिट दे दे, आप कोई बिजनेस इमिग्रेशन कर रहे हो, आप हाँ, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कनाडा में इस वक्त भी खुला हुआ है, और मैं अब हुँ, पॉडकास्ट पे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इस वक्त भी इतने गलत तरीके से खुला हुआ है कनाडा कि आपके पास $1 लाख हो ना, आप आराम से पहुंच सकते हैं कनाडा। कोई इतना बड़ा हुँ, मसला है नहीं, आपको पीआर मिलेगी डायरेक्ट। अब हुँ, मतलब लोग कहेंगे इस पे कि कैसा है, ऐसा कैसे मिल रही है और क्या हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हैं, इस तरह ही से चल रहा है। हाँ, अंडर द हुड तो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर कोई इमिग्रेंट या सिटीजन मुझे ये कह रहा है कि कनाडा बहुत अच्छा है, तो फिर ठीक है, उसको प्रो इमिग्रेशन होना चाहिए। फिर जाएं लोग, अगर इतना ही अच्छा है तो फिर वहाँ पर जाकर बसें। और मैं कहता हुँ, हूँ हो सकता है अगले साल मैं खुद आ जाऊँ, मुझे नहीं पता। मतलब जहाँ पर आपको बेहतर लगेगा सिनेरियो, आप वहाँ जाएंगे। हाँ,
और जो बिल्कुल। सिनेरियो अगर कोई गलत है तो उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बात नहीं करेंगे तो लोग भर भर के फिर कनाडा जहाज आएंगे और फिर आप बोलेंगे कि यार ये इतने तो गोरे नहीं है यहाँ पर जितने जो है इमिग्रेंट्स हो गए, तो आप फिर ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम कुछ है? कुछ एरियाज ऐसे हैं GTA के जहाँ पे आपको गोरा नज़र ही नहीं आता। हम्म। जैसे कि ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन आप चले आपको बहुत ही शायद 10% चांस है कि आपको कोई गोरा नज़र आ जाए वहाँ पे। हाँ हाँ। तो सिचुएशन जो सोशल डायनामिक्स है वो तो बहुत तेज़ी से चेंज हुई है कनाडा की पिछले समझ लो 5 से 6 साल के अंदर। और ये हम्म। चीज़ एक्सेलरेट हुई है पेंडेमिक के बाद से, यानी कि जिस पेंडेमिक के बाद से उन्होंने इतने इमिग्रेंट्स बुलाए हैं और अनवेटेड, यानी कि पहले तो होता था कि लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते थे, उसके बाद फिर उनकी वेटिंग होती थी, पूरा बैकग्राउंड चेक सारा कुछ होने के बाद फिर आप यहाँ आते थे। अब कोविड के बाद से उन्होंने इसको बिल्कुल अनवेटेडली खोल दिया, यानी कि स्टूडेंट्स के नाम पे उन्होंने कितने लोगों को बुलाया है जिनकी कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं हुई, क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है किसी को नहीं पता। वो स्टूडेंट्स के नाम पे क्रिमिनल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो क्राइम भी कर रहे हैं, चोरियाँ भी कर रहे हैं, मर्डर्स भी हो रहे हैं। नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। तो जब हम्म। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर हर कोई जो पहले से यहाँ रह रहा है ना, वो सोचता है कि यार इज़ इट स्टिल सेफ फॉर मी और नॉट, यानी कि क्या हम्म। मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है या मैं कुछ और प्लान करूँ। तो इस पे हम्म। कोई बुराई नहीं है। और हर कोई अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है, अपनी फैमिली के लिए, खासतौर पर अगर आपके बच्चे यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है, तो आप सोचेंगे ना कि भाई क्या ये कंट्री राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 10 साल में मज़ीद सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाती है इमिग्रेशन के हवाले से, अगर क्राइम रेट बढ़ जाता है, हेल्थ केयर ऑलरेडी ओवरलोडेड है, फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब वो ये आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स आए हैं वो $10 $15 पर आवर पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम्म। जो बेचारे यहाँ के कॉलेज एंट्रेंस हैं जो समर में जॉब्स करते हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। जो लोकल हम्म। गोरे जो स्कूल लीवर्स हैं वो अब समर जॉब्स ढूंढने जा रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो हम्म। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि बिल्कुल बिल्कुल। आगे आने वाले वक्तों में अब क्या हाल होगा जॉब्स का, जो हम्म। इस तरह से सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यार मतलब इसी तरह से है मैं अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी है लोगों की कि लोग अपने अभी भी माइंड को क्लोज नेट में रखे हुए हैं। उनको लगता है कि दुबई की जॉब ख़त्म होगी तो आप फिर क्या करेंगे, या हम्म। आप कनाडा में जॉबलेस हो जाएगी तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको शेल्टर मिला हुआ है, एक स्कूलिंग मिल रही होगी फ्री, आपको हेल्थ केयर फ्री मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन भाई आपको अगर थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना है ना, तो इन चीज़ों से ऊपर जाना पड़ेगा। वो मुश्किल हम्म। काम है, मतलब मैं भी अब ये बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ वो क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में आ तो जाते हैं लोग। कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। प्लस ये कि हाँ। वो अपना वो ये नहीं देख रहे होते कि यार इसके आगे भी कोई ज़िंदगी है ना। मतलब आप सिर्फ यही परेशान तो नहीं रहेंगे ना कि बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी। बच्चों की हम्म। एजुकेशन कितने आप अगर मैं कहता हूँ कि दुबई के अंदर आपकी इस वक्त कोई 7-8 हज़ार डॉलर्स की सैलरी है, दिरहम्स के अंदर लेट से 30,000 दिरहम्स की सैलरी है, और आपकी कोई छोटी फैमिली है, तो आप बहुत आराम हम्म। से, लेकिन आपकी इनकम होनी चाहिए। आप ये मैं नहीं कह रहा कि जो ना आपकी कैसे इनकम आएगी, आपकी ग्लोबल इनकम कहीं से भी आ सकती है। आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप कनाडा में रहकर सिर्फ इसलिए रह रहे हैं वहाँ पर क्योंकि आपको एक लेट्स से छोटे मोटे अमाउंट की, लेट्स से $100,000 की सैलरी मिल रही है, लेकिन आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार मुझको फ्री हेल्थ केयर मिल रही है, मुझे फ्री स्कूलिंग मिल रही है, तो वो हम्म। कॉस्ट आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा कि अगर आप बिल्कुल। उसी पे रहेंगे तो फिर वो आप उसी लेवल में रहेंगे। अगर आपको हाँ। ग्रो करना है तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ें चेंज, आप जैसे कहते हैं हरकत में बरकत है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मूव करना पड़ेगा। लेकिन हम्म। मैं ये भी नहीं कहता कि आप दुबई जस्ट मुंह उठा के आ जाएं बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी रिसर्च के। ये सारी चीज़ें तो आपको करनी बिल्कुल। पड़ेंगी। जॉब के लिए ये तो हमने अब तक जो बात की वो जॉब पर्सपेक्टिव से ही की है। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है जो लोगों को एक्चुअल में अट्रैक्ट करता है, और जो जो कि जॉब सीकर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि यार दुबई का फ़ायदा है क्या। वो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, या नॉर्मल बिजनेसेस हैं, या लेट्स से फ्रीलांसिंग का काम है, जो कि हम्म। कोविड के बाद से मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोगों को ज़रूरत ही नहीं रही है कि वो पाकिस्तान में रहें, वो दुबई में आके रह रहे होते हैं, इवन मलेशिया जा रहे होते हैं लोग, कहीं भी रह सकते हैं। प्लस ये कि हम्म। कनाडा वाले जो हैं अगर वो ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें तो उनको भी उसी लेवल के काम, मैं अभी एक पॉडकास्ट भी की थी अपने एक पुराने 1-on-1 मैंने कंसल्टेंसी दी थी उनको, वो यूके बेस्ड थे, वो भी दुबई मूव किया था उन्होंने, उनकी कंपनी थी सॉफ्टवेयर की। तो वो लोग भी खुश थे, मतलब दे वर हैप्पी कि वो अब यूके में उनके अपने मसले थे कि वो छोड़ के आ रहे थे, लेकिन उनकी कंपनी सेटल थी। अब वो यहाँ पर उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था अपना कि 30,000 दिरहम्स का एक्सपेंस होगा, लेकिन दुबई एक्सपेंसिव हो गया बाय द वे। मतलब पिछले 2 साल के अंदर हम जो देख रहे हैं, दुबई ने
में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं, कुछ नहीं तो 3 साल में देखें तो कुछ जगहों पर डबल भी हो गई हैं, कुछ जगहों पे 50% प्राइस बढ़ी है, तो रेंट्स भी उसी हिसाब से बढ़ गए हैं। मतलब देखते ही देखते मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के रेंट 60,000 दिरहम्स अगर साल के थे, तो वो मैंने 100,000 दिरहम्स या उससे भी ऊपर जाते हुए देखे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर कंसिड्रेशन रखनी है कि आपके जो ये चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएं। अच्छा, एक और जो मिथ्स भी होती है और कुछ उसमें रियलिटी भी है कि जो लोग ये समझते हैं कि पासपोर्ट, जब मैंने शुरू में बात की थी कि पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है, लेकिन एक लेवल पर आके पासपोर्ट जब आप स्किन कलर की बात करते हैं ना, तो स्किन कलर वो ऊपर चली जाती है। तो अगर दोनों एक ही जॉब के लिए एक स्किन कलर वाइट और स्किन कलर ब्राउन अप्लाई करेगा, तो वहाँ पर शायद डिस्क्रिमिनेशन आ जाए। अगर पासपोर्ट में बिल्कुल। ना भी आए तो वहाँ पर जाके डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है, हाँ, क्योंकि उसके बहुत सारे अनलेस कि रीज़न आप होते हैं। बहुत ही स्किलफुल हो, कि हाँ। आप जो हैं वो कम्प्लीटली आउटबिट कर दें किसी वाइट स्किन को, तो फिर तो आपको चांस मिलता है। लेकिन अगर आप लेट्स से पैरिटी पे भी है ना, हम्म। तो डेफिनेटली जो अदर अच्छा, स्किन है कुछ उसको कुछ एज चीज़ों मिलता में है। ब्राउन को फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, जिस इन्वायरमेंट में काम करता हूँ, उसमें मैंने हम्म लोगों की सैलरी 70-80,000 दिरहम्स भी देखी है, लेकिन वहाँ गोरा काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हम्म जो उसका माइंडसेट, और इवन जो वेस्ट से अपने देसीज भी आ रहे हैं ना, शायद वो भी काम ना कर सकें, क्योंकि तो जो भी यहाँ शायद ना पर करें। जो वर्क इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी हो जाता है। तो हम्म वो अगर आपने पहले नहीं देखा, तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर आप दुबई आ रहे हैं, आपको लेट से सैलरी भी अच्छी मिल गई, वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि दुबई की सिचुएशन क्या है। गर्मियों में आके देख लें एक दफ़ा कि यहाँ हम्म पर क्या टेम्परेचर है, सिचुएशन क्या है। प्लस ये कि आपको वर्क इन्वायरमेंट एक आपको वो मिलेगा, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा या इंडिया जैसा भी नहीं मिलेगा, कल्चर। लेकिन आपको वो कनाडा जैसा भी हम्म नहीं मिलेगा। तो आपको बीच हाँ का मिक्स मिलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ हाँ बिल्कुल नॉर्मल होगी यहाँ पर। तो वर्क कल्चर एक चीज़ है जो कि पता होना चाहिए। तो थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि अगर कोई बंदा यूएई बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जब टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है तो कॉम्पिटिटिवनेस भी उसी हिसाब से है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सर्विस लेवल का, एक सर्विस का जो लेवल है, जो आप इवन रेस्टोरेंट में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या किसी नॉर्मल किसी भी जगह पे जाते हैं, जो सर्विस का लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप सोच हम्म नहीं सकते, मेरा नहीं ख्याल कि कनाडा में आपको या यूके में इस तरह की सर्विस मिलेगी। तो इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ ना, कि यहाँ अगर लंदन आई बनी भी हो दुबई में, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ का कोई टेलको ऑपरेटर उसके अंदर कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा। और ये बात मैं हम्म वहाँ पर अभी भी कह सकता हूँ। मैं खुद मेरे ख्याल से कोई 5 साल पहले गया था लंदन, तो लंदन आई पे जब हम लोग गए थे तो 2 ऑपरेटर्स की सिम थी मेरे पास, दोनों में सर्विस नहीं आ रही थी लंदन आई के अंदर। लंदन आई ऐसा हम्म नहीं है कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड तो नहीं है ना, लंदन आई तो ऊपर है, वहाँ पर तो आप सर्विस किसी ना किसी तरह दे सकते हैं। यहाँ पर ये हाँ चीज़ एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती कि यहाँ पर और अच्छी सर्विस ना मिल रही हो, क्योंकि लंदन आई एक बहुत हम्म एक प्रेस्टिजियस किस्म का प्रोजेक्ट होगा। तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको सर्विस ना मिल रही हो, तो कुछ भी हम्म करके आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये हम्म जब आपका आप और ये टॉप से आता है, ये हाँ बिल्कुल राइट फ्रॉम द टॉप आएगा और नीचे तक वो ट्रिकल डाउन होगा। इस तरह के प्रेशर में इसमें काम ये करना भी है पड़ ना कि सकता है। जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो टिपिकली वेस्ट में ये देखा जाता है कि भाई उसका आरओआई क्या है। हाँ, ठीक है, अगर आरओआई मेक सेंस करता है हाँ, तब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हाँ, दुबई में मैंने ये देखा है कि वो आरओआई को साइड में रख देते हैं। वो हाँ, कहते हैं कि हमने हाँ, ये काम करना है, ये हाँ, हमारा जो है एग्ज़ैक्टली, वो इनिशिएटिव है, और इसको हमने एग्ज़ैक्टली। टॉप पे लेके जाना है, भले ही आरओआई नेगेटिव हो। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल अब जब वो हाँ आरओआई के ऊपर बात ही नहीं आती, तो वो बात हम्म तो सिर्फ़ उसकी प्रेस्टीज पे आती है कि यार नहीं, हमें ये काम करना है, तो फिर करना है तो फिर करना हाँ है, फिर वो किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक करना है। तो ये चीज़ें हम्म लोगों को समझने में टाइम लगता है, वर्क कल्चर के अंदर समझने में टाइम लगता है। तो वो चीज़ें अगर आपने क्रैक कर ली कि दुबई में किस तरह से काम चल रहा है, तो फिर अगर आपके पास वेस्टर्न पासपोर्ट है, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो लोग स्पेसिफिकली वेस्ट में काम करते रहे हैं और वो जब मूव करते हैं और किसी तरह हम्म इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम में आते हुए मैंने देखा है। वो हाँ फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। वो आप खास तौर पे वो लोग जिन्होंने कभी पाकिस्तान इंडिया में काम नहीं किया हो ना, हाँ, अगर जैसे कुछ लोग हाँ, जैसे बचपन में आ जाते हैं, छोटे होते हैं, वो यहीं पे उन्होंने स्कूलिंग की, यहीं पे उन्होंने काम किया सारी ज़िंदगी, तो फिर जब वो मूव होते हैं उनको फिर एक कल्चर शॉक मिलता है कि हो ये क्या है। हुँ, जैसे मैंने तो खैर पाकिस्तान में काम किया, तो मुझे अंदाज़ा है पाकिस्तान में जो काम करने का प्रेशर होता है वो कैसा है। तो हुँ, मैं शायद उसको जो है वो बर्दाश्त कर लूँगा अगर मैं वापस पाकिस्तान में जाके काम करता हूँ। लेकिन जिन हुँ, लोगों ने यहाँ कभी पाकिस्तान में काम ही नहीं किया या इंडिया में काम ही नहीं किया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा कि हुँ, अंडर प्रेशर किस तरह से काम करते हैं। और फिर आप
मैं ये नहीं कहूँगा कि यूज़ टू हो जाते हैं। मैं एटलीस्ट अपनी बात करूँ तो मैं यूज़ टू नहीं होता। मैं उसके प्रोसेसेस अपने एंड पे तो बना लेता हूँ ना। मुझे पता होता है कि यार हम्म। कब पैनिक मोड आने वाला है, उसके हिसाब से मैंने अब अपनी पूरी सिस्टम बना लिया है। वरना तो आप नहीं हम्म। कर सकते, आपको प्रॉब्लम में आएंगे आप। अगर आप बिल्कुल। में इतनी कंपैटिबिलिटी बन जाती है कि आप इस तरह की चीज़ों में मोल्ड हो जाएं, तो ठीक है, लेकिन मोल्ड होना सही नहीं है मेरे ख्याल से। अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर लें ताकि इस तरह की चीज़ों को आपको इमरजेंसी लेवल के ऊपर या फायर फाइटिंग उस वक्त हम्म। आप ना कर रहे हो। बिल्कुल। तो पहले अच्छा, से इसमें पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ अभी मैंने कहा कि ऐड कर दूं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक गोल्डन वीज़ा पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अच्छा, वीज़ा आपको, अच्छा यहाँ पर जो भी जॉब्स होंगी उसके अंदर पर्क्स आपको मिलते हैं। उसमें आपको जो, अगर ख़ासतौर पे जो लोग वेस्ट वेस्ट से आ रहे हैं उनको और एडिशनल पर्क्स मिल सकते हैं जो कि शायद सबको ना मिल रहे हो। लेकिन मैंने ऐसी कंपनीज बाय द वे नहीं देखी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो और वेस्टर्न पासपोर्ट होल्डर को एक किस्म के पर्क दे रही हो सेम पोजीशन के लिए, और किसी पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट होल्डर को डिफरेंट किस्म के पर्क्स दे रही हो। कंपनीज हम्म। होती होंगी, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी। तो उन उस तरह की कंपनीज के लिए आपको आपको जो है वो मतलब ये देखना चाहिए कि किस तरह के पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो पर्क्स के अंदर जो बेसिक सैलरी है वो होगी, उसके अंदर आपके सैलरी के कंपोनेंट के अंदर आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, हाउसिंग अलाउंस होगा। ये तीन चीज़ें तो हम्म। आपकी एक सैलरी का कंपोनेंट बनाती हैं। उसके अलावा आपको जो लेट्स से आपकी हाउसिंग, जो जो आपको बच्चों की एजुकेशन होती है उसका फिक्स अमाउंट मिल सकता है, उसका परसेंटेज मिल सकती है, उसका कोई फुल अमाउंट भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की कंपनी है, वो आपको दे सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इसी तरह से हम्म। आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल सकती है, वो भी आपको अच्छी भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, फैमिली के लिए शायद ना भी मिले। तो ये डिपेंड करता है कि हम्म। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। इसी तरह से अगर हम्म। आप बात करें कि आपका बोनसेस होते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के ऊपर चलती हैं। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी जो टेक होम सैलरी है वो आपको मिलनी चाहिए। फैमिली इंश्योरेंस भी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इन चीज़ों पे नेगोशिएट कर सकता है बंदा। अच्छा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है और किसी ज़माने में उसको लगता था कि 40,000 दिरहम्स, लेट से एक नंबर दे देते हैं कि वो अच्छी सैलरी है, तो वो सैलरी अभी भी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर उसको ट्राई करेंगे नेगोशिएट करने की, जस्ट इन द फ्रेम सेट ऑफ गोल्डन वीज़ा, क्योंकि गोल्डन वीज़ा पे अभी रिसेंटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुई हैं। पहले गोल्डन वीज़ा 30,000 दिरहम की ग्रॉस सैलरी के ऊपर अगर आपको मिल रही होती थी यूएई के अंदर 30,000 प्लस, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब गोल्डन वीज़ा की उन्होंने चेंजेस की हैं थोड़ी सी, और उसमें कहा है कि 30,000 बेसिक सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, जो बेसिक सैलरी 30,000 होगी तो आपकी मिनिमम सैलरी 50,000 55,000 दिरहम्स पर मंथ होगी, तब जाके आपकी वो हम्म। बेसिक कंपनसेट करेगी। क्योंकि नॉर्मली बेसिक जो है होती है वो ऑलमोस्ट 50% आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसकी होती है। तो अगर आप कभी नेगोशिएट कर रहे हैं और आपको कोई ऑफर आ रही है लेट से 55,000 दिरहम्स की, तो 55,000 दिरहम, और ये मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगेन लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इतने सैलरी कहाँ होती है। मैं कहता हूँ यार होती है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट को ब्रॉडन करना चाहिए। और इस तरह की हम्म। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो इतनी सैलरी पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी कर रहे हैं या इंडियंस कर रहे हैं। तो हम्म। अगर आप इसमें नेगोशिएट कर रहे हैं 55,000 दिरहम के ऊपर, तो फिर आप कोशिश अच्छा, करें कि ये बेसिक जस्ट मैं सैलरी एक आपकी चीज़ ऐड कर दूं, हम्म, ये मंथली सैलरी है ये मंथली 55,000। सैलरी है। हाँ हाँ, हाँ, अक्सर लोग 55। इसको जो है कंफ्यूज करते हैं कि एनुअल वो सैलरी है एग्जैक्टली शायद। मैंने इसीलिए बोला ना कि हाँ। लोगों को माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो ये हाँ। मंथली सैलरी की बात हो रही है। ऑफ कोर्स इसमें मंथली सैलरी लोगों की 10,000 दिरहम भी होती है, 20,000 दिरहम भी होती है, और इवन बहुत कम भी होती है। तो वो हम्म। सब हर तरह के लोग हैं, हर तरह की काम चल रहा होता है, तो वो हर तरह के लेवल के ऊपर आपको मिल सकती है सैलरीज। तो उसके अंदर अगर हम बात करें किसी को 55,000, क्योंकि ये उस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। लेट से किसी को मिल रही है 55,000 दिरहम, 50,000 दिरहम की ऑफर आ रही है, वहाँ पर उसके पास एक नेगोशिएटिंग पावर है कि वो कहे कि यार मेरी बेसिक सैलरी जो है ना एटलीस्ट 30,000 दिरहम्स कर दो, ताकि मेरा हम्म। गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस हो जाए। क्योंकि पहले जो था वो अगर कोई भी अमाउंट की सैलरी है वो आपको 30,000 प्लस से ऊपर होगी तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब हम्म। वो 30,000 बेसिक की लिमिट है। तो अगर आपको कोई 55,000 की ऑफ़र हो रही है या 50,000 की ऑफ़र हो रही है, तो कुछ करा करा के आपको बेसिक जो है ना 30,000 मिल जाए, तो आपका गोल्डन वीज़ा हो सकता है। गोल्डन वीज़ा के बहुत फ़ायदे सही। हैं। मतलब अभी हम्म। मैंने उस पर अलग से वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, तो उसका रिपीट करने का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो एक अलग डोमेन है बिल्कुल। हाँ, लेकिन जैसे मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा अगर तुम ब्रीफली बता दो कि क्या उसके मेन एडवांटेजेस हैं गोल्डन वीज़ा के, तो तो। यार गोल्डन वीज़ा के फ़ायदे तो ये हैं कि अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है तो 10 साल का वीज़ा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हम्म। इसके मल्टीपल
सिनेरियोज बनते हैं, आपको कैसे मिल सकता है ये। जो कोविड में इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पर डॉक्टर्स को, नर्सेस को मिला था गोल्डन वीज़ा, और वो फ्रंट लाइन वर्कर्स कहला रहे थे, तो उनको ऑफ कोर्स मिले थे, सबको मिले थे, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी सैलरी है क्या है, सारी नर्सेज डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा मिल गए थे उस टाइम पर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्वेस्टर्स थे उनको मिले थे, शुरू में उन्होंने बिजनेस ओनर्स को दिए थे, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को दिए थे। फिर उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ गए थे, जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी की लिमिट थी, उसके ऊपर उन्होंने गोल्डन वीज़ा देना शुरू किया था। इसके अलावा अब कुछ फंड्स के ऊपर भी मिलते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के कुछ फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी गोल्डन वीज़ा मिलता है, लेकिन मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरह से है। इसके अलावा एक्टर्स को मिलना शुरू हो गए थे, इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स को काफ़ी मिले थे, इसी तरह से यूट्यूबर्स को मिले थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मिले थे, बिजनेसमैन को, इस तरह के लोगों को गोल्डन वीज़ा मिले थे। अच्छा, उसका फ़ायदा ये है कि आपको 10 साल का वीज़ा मिलता है। उस 10 साल के वीज़ा के अंदर जो नॉर्मल वीज़ा होता है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मिलता है, तो उसमें अगर आप 6 महीने से ज़्यादा यूएई से बाहर रहते हैं तो आपको, पहले तो आपको वीज़ा कैंसिल हो जाता था 6 महीने से बाहर अगर ज़्यादा बाहर रहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ फाइन्स थे, वो आप पे करेंगे तो आपको दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता था वो वीज़ा। लेकिन गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा ये है कि आप जितना टाइम बाहर रहना चाहें आप रह सकते हैं। आपको अगर आपने वो वीज़ा ले लिया और आपकी जॉब ख़त्म हो गई, आपने छोड़ दिया, कहीं और चले गए, 10 साल का वीज़ा आपके पास मौजूद है। ऑल्दो के कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर या वेस्टर्न पासपोर्ट के ऊपर आपको विजिट वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है दुबई के अंदर, लेकिन उस विजिट वीज़ा पे आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, वो बहुत सारी और चीज़ें नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। आप अगर आपने कोई छोटी सी प्रॉपर्टी ली हुई है तो उस प्रॉपर्टी का रेंट अगर आपको लेना है तो एक मुश्किल होती है उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना। तो ये सारी चीज़ें आपको उस प्रोसेस के थ्रू, गोल्डन वीज़ा के थ्रू, एक तरह से आप इस सिस्टम का पार्ट रहेंगे। तो अगर कभी आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है यूएई का, या यू नेम इट, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको उस वीज़े का फ़ायदा होता है, और उसको एज अ रेजिडेंट काउंट करती है गवर्नमेंट या जो भी एंटिटीज़ आप जिनके साथ डील कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग में फ़ायदा होता है। और अगर आप ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इंडियन है, पासपोर्ट होल्डर उस तरह का पासपोर्ट है जो कि इतना अच्छा नहीं है, उस बेसिस के ऊपर तो आपको फिर पूरे जीसीसी का एक्सेस मिल सकता है। आप सऊदीया में अच्छा। सिर्फ आपका ईटीए होता है मेरे ख्याल से, आपका ऑनलाइन वीज़ा निकलता है। इसी तरह से आप ओमान जाना चाहते हैं, ओमान में डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल होगा अगर आपका यूएई का लेट्स से गोल्डन वीज़ा या कोई भी वीज़ा हो। तो ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है और बच्चों को मिल जाता है। मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था, मेरी मदर को वीज़ा मिल गया था, यानी कि मुझे ये मसला नहीं था कि अब पहले पेरेंट्स के वीज़े के लिए आपको हर साल वीज़ा, क्योंकि मेरा अगर 2 साल का वीज़ा है भी तो मुझे अपनी पेरेंट्स के लिए जो वीज़ा मैं अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए मुझको हर लेट से साल रिन्यू करना पड़ता था, और पेरेंट्स के वीज़े के लिए आपको 5,000 पर पेरेंट डिपॉजिट भी करना पड़ता था। अब जब अच्छा। मैंने गोल्डन वीज़ा उनके लिए अप्लाई किया तो वो मुझे 5,000 दिरहम का डिपॉजिट वापस मिल गया, और वो 10 साल का वीज़ा उनको मिल गया। और अच्छी बात ये थी कि मेरा वीज़ा पिछले साल लगा था और मैंने अपनी जो मदर का वीज़ा था वो इस साल लगाया है, लेकिन उसकी वैलिडिटी अगेन 10 साल की है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा 10 साल का है तो उसी वैलिडिटी का मिलेगा, उनको अच्छा, अगले 10 यानी साल कि का मिल गया है। उनकी अपनी वैलिडिटी है 10 उनकी साल अपनी की। वैलिडिटी है। प्लस ये अच्छा। कि इस यहाँ पर ये भी एक ट्रेंड है, और मतलब आप प्रिविलेज्ड हैं तो क्या मसला है इसके अंदर। मैं तो कहता हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट आगे है, तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको फ़ायदा कर रही हैं तो आप करें, ले लें उसका फ़ायदा। डोमेस्टिक वर्कर्स आपको मिलते हैं, हुँ। तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो आप कहीं से उनका भी वीज़ा भी डोमेस्टिक अप्लाई कर वर्कर जो है वो सकते हैं। स्पॉन्सर कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हुँ, होता है, मुश्किल तो नहीं होता उसमें हुँ। भी, आप किसी एजेंसी के थ्रू हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो अनलिमिटेड, आई थिंक अनलिमिटेड ही है वो, कि आप डोमेस्टिक वर्कर्स हायर कर सकते हैं। तो ये अच्छा। चीज़ें आपको बड़ा फ़ायदा करती हैं बीइंग अ गोल्डन वीज़ा हुँ, होल्डर। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी जॉब के थ्रू मिले, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो उसके थ्रू भी मिल सकता है, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट का रूट लेते हैं क्योंकि सबको तो 30,000 दिरहम्स की, मेरे ख्याल से 30,000 दिरहम का जो जो एक थ्रेशोल्ड था वो उन्होंने थ्रेशोल्ड इसलिए रहता है। बढ़ाया है क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कर रहे थे वॉल्यूम अप्लाई। ऑफ एप्लीकेशन बढ़ गया होगा ना काफ़ी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछनी थी वो ये कि जो ट्रेडिशनल राउट होता है जॉब सर्चिंग का कि आप रिक्रूटर के साथ कनेक्ट हो जाएँ और फिर जो हेड हंटर्स हैं उस रीजन के वो आपको फिर हेल्प आउट करते हैं। तो वो प्रोसेस अभी भी इफ़ेक्टिव है हाँ। या नहीं है? हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हेड हंटर्स के साथ जाते हैं, हुँ, यानी कि रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो फर्दर उनको एचआर के साथ या जो हायरिंग मैनेजर है उसके साथ वो लिंक अप करते हैं। तो ये हुँ, चीज़ तो अभी भी है क्योंकि ये कन्वेंशनल रूट है, और ये मेरे ख्याल से ये इसमें अभी कोई चेंज नहीं आई है, जो लोग कर रहे हैं इस तरह से वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लिंक्डइन हुँ, वगैरह में कंपनीज खुद भी एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन जो अगर फर्स्ट करो, मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, अगर किसी को हायरिंग करनी है तो रेड टेप काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो अगर मुझे, हम्म मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर भी दूँ ना कि मुझे सीवीज चाहिए और इस ईमेल एड्रेस पे पोस्ट कर दें, तो सीवीज तो आ जाएंगे मेरे पास, लेकिन मेरे पास फिर हम्म भी उस तरह की पावर नहीं होगी कि मैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकूँ। मैं सिर्फ उनको भेजूंगा किसी रिक्रूटर के पास, और वहाँ से फिर मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल मेरे पास आएगा। अगर मुझे पता है किसी एक बंदे का कि हाँ यार ये बहुत अच्छा बंदा है, इसको हमें हायर करना है, और हमारे कंसेंसस हो जाता है, उस केस में फिर हम, उस केस में भी हमको एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस तो करना हम्म, पड़ेगा, मतलब उसको हाँ, रिक्रूटर के पास भेजना पड़ेगा, वहाँ से सीवी आएगा। उसकी फिर स्क्रीनिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, कि पीछे बैकग्राउंड वगैरह सारी हाँ चीज़ें, हर चीज़। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। सही है। वो सब कुछ तो अभी भी है। तो सारे जो रेगुलर, आई वुड से कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो अभी भी चल रहे हैं। हम्म बहुत सारे लोग, मैं उसकी उस लेवल पे तो आए नहीं कि आप अगर जाते हैं विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं और यहाँ पर जाकर डिफरेंट कंपनीज के अंदर सीवी थ्रो करते हैं, तो वो काम भी होता है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, अगर आप वैसे कोई आ रहा है तो वो एक सर्टेन लेवल का चाह रहा होगा कि मैं हम्म लेवल पर आऊँ, तो उसके अंदर शायद वो इतना मैटर ना करे। लेकिन जो छोटे लेवल के ऊपर अगर आप देखें सैलरीज के ऊपर, उसमें ये बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, विजिट के ऊपर आते हम्म हैं और फिर वो अपने सीवीज ड्रॉप करते हैं। और उसके साथ मैंने बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं, मतलब कुछ लोगों को मैंने 3 साल में किसी एक जगह से ऐसी जगह पे जाते हुए देखा है कि वो अनबिलीवेबल उनकी स्टोरीज थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पे आए, जॉब वॉब छोड़कर हम्म यहाँ पर जॉब स्टार्ट की है। उसमें कुछ लोग जाहिर सी बात है सर्कल में फंस भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें जो तेज़ होते हैं वो निकलते भी आगे। तो ये भी एक हम्म, तरीका है जिसके थ्रू लोग जॉब्स अप्लाई हाँ करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से आने वालों के लिए नथिंग टू लूज वाली बात है ना, कि हाँ अगर वो वहाँ पे भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो बेटर है कि यहाँ पे आके स्ट्रगल कर लें। हाँ, लेकिन लेकिन अगर उसमें कोई फिर ये है कि वेस्ट यहाँ पर वेस्ट से आ खर्चे रहा उसी है। हिसाब से हैं, मतलब जब हाँ। बंदा यहाँ पर आता है तो फिर एक्सपेंसिव तो है। हम्म, अब तो ज़्यादा हाँ, ये तो एक्सपेंसिव है। हो गया है। लेकिन जैसे जो वेस्ट से मूव होना चाह रहा है तो उसके लिए शायद थोड़ा सा ये रिस्की मूव हो कि वो अपनी जॉब अब छोड़ के नहीं नहीं, दुबई जाए हाँ विजिट वो वीज़े कोई, पे, हाँ फिर उस अप्लाई कंडीशन करे में तो हो सकता दैट्स। है कि कितने लोग हैं अभी यार कि वो लोग इस वक्त रिमोटली काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे हाँ। लोगों को जानता हूँ जो रिमोटली काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ऐसी फैमिली को भी जानता हूँ जो उन्होंने बड़ा सीरियस थॉट दे दी थी कि हम मूव हो जाते हैं बैक होम पाकिस्तान। उनकी रिमोट जॉब चल रही थी दुबई, यूके में, और यूके में दोनों हस्बैंड वाइफ रिमोट जॉब कर रहे थे। अब जब वो पाकिस्तान मूव हुए तो उनको पाकिस्तान में सेटल नहीं हो पाए वो लोग, तो वो दुबई मूव किए। लेकिन इत्तेफाक से उन लोगों की जॉब की सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको फिर वो वापस ऑफिस जाना पड़ रहा था, 1-2 दिन एटलीस्ट हफ्ते में जाना पड़ रहा था, तो फिर वो सेटल नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम्म भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली रिमोट जॉब कर रहे हैं। अगर वो लोग हैं तो हम्म उनके लिए तो बहुत आसानी से वो लोग यहाँ पर मूव कर सकते हैं। कुछ 1 महीना 2 महीने रहें यहाँ पर, देखें यहाँ पर सिनेरियो क्या हो सकता है, फैमिली के साथ आ हम्म जाएं ना आए। इन एनी केस वो यहाँ पर आके देख सकते हैं। उस केस में आप मिल भी सकते हैं लोगों के साथ, नेटवर्क बना सकते हैं। हम्म तो हम्म ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको जो कि आपसे मिल भी लेते हैं। इवन आप सिर्फ हम्म, लिंक्डइन पे अप्रोच सही से करें ना, तो वो आपको फिजिकली मिल भी लेते हैं। तो ये पॉइंट है जो कि सही है। लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको गोल्डन वीज़ा लेना पड़ेगा अगर आपने ये काम भी करना है तो आप, क्योंकि कैनेडियन पासपोर्ट पे या जो भी वेस्टर्न पासपोर्ट है वो आपको सिर्फ 30 डेज़ का स्टे देता है ऑन विजिट। अच्छा, उसमें नहीं, गोल्डन वीज़ा नहीं ज़रूरी नहीं है। आप 3 महीने का विजिट वीज़ा भी निकलता है, तो आप 3 महीने का विजिट भी ले अच्छा। सकते हैं। गोल्डन वीज़ा तो फिर वो लॉन्ग रूट है ना, उसके अंदर आपको हम्म, फिर कैसे लेंगे गोल्डन वीज़ा? अगर आपकी हाँ। आपकी जॉब नहीं है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू लेना पड़ेगा, फिर तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि या मैं फिर मुझे आपने याद है कोई कि मैंने एक्स्ट्रा देखा था। ऑर्डिनरी काम किया हुआ है तो उसकी बेसिस के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना के देना पड़ेगा, तो वो एक अलग ही हाँ ट्रैक है। तो फिर विजिट हाँ। वीज़ा पे आप कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म रुकना है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आपने सोचा है कि लंबा ही रुकना है, जैसे फिर लोग कंपनी फॉर्म करते हैं अपनी यहाँ पर, या हम्म फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये शो कर दिया कि $5,000 से आपकी महीने की सैलरी ज़्यादा है, हम्म और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो आपको वो फ्रीलांस वीज़ा मिलता है। उसकी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 2 साल का होता है, या ग्रीन वीज़ा कहलाता है 3 साल का होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो भी होता है। सही है। ठीक है। चलो, ये वाली बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ इसमें, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वेस्ट में रहते हैं, कनाडा, यूएस या यूरोप में। तो अगर वो परस्यू करना चाह रहे हैं इस बात को, तो ये आई थिंक ये कंटेंट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑडियंस के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, हमसे पूछिए, और हम उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक और पॉडकास्ट हम उन क्वेश्चंस के ऊपर कर लें नेक्स्ट टाइम। तो हाँ एनी लास्ट थॉट बोली। यार, बस मैं ये कहता हूँ लोगों को कि अपना थोड़ा माइंड खोल के रखें। अपने आप को ककून में, क्यूबिकल के अंदर ना रखें। जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं या जिस हाँ। कंट्री में काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर आके सोचें, तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के अंदर तो यार मैं कहता हूँ कि हर बंदे को जो है ना एक्टिव होना चाहिए, और उसके एक्टिव होना अंदर चाहिए, अपने बिल्कुल। जो चीज़ें आपको पता चलती हैं ना डेली लेवल के ऊपर, वो एक डिफरेंट आपको बंदा, मतलब
यू विल बी कम्प्लीटली चेंज अगर आपने प्रॉपरली सोशल मीडिया को फॉलो किया और सही तरीके से। आई मीन ये नहीं कि मैं कह रहा कि रील्स देख लें या ये कर लें, उसी में तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि अपना कंटेंट अगर आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो आप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे विद इन अ ईयर और टू। तो फिर अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें। अगर आप जॉब में हैं भी तब भी ये ना सोचें कि सामने वाला कोई आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर लग रहा है कि आपको कि गलत बात हो रही है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं बहुत आराम से अपना कंटेंट बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, थैंक्स फरी यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। काफ़ी अर्से के बाद हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की उर्दू में, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक्स वेरी मच, सी यू सेट है। नेक्स्ट टाइम। चलो यार, ओके, अल्लाह ओके। हाफिज़।